जय हिंद दोस्तों। मैं हूं गौरव त्रिवेदी और नॉलेज पार्क के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से चर्चा में रही भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में अब तक की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदाओं में से एक भोपाल गैस ट्रेजेडी एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बार इसके चर्चा में रहने का प्रमुख कारण है इस आपदा के दौरान उत्पन्न हुआ जहरीला कचरा और उसका डिस्पोजल। दोस्तों, आपदा के 40 साल बाद इस जहरीले कचरे के निपटारण के लिए, डिस्पोजल के लिए भोपाल से इसे मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर लेकर के आया गया है, जिस कारण पीथमपुर के स्थानीय निवासियों के द्वारा इस प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है और यह आपदा एक बार फिर से चर्चा में रही है। दोस्तों, यह वीडियो आपके पर्यावरण, इन्वायरमेंट के, पॉल्यूशन और सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। भोपाल गैस त्रासदी क्या है और इस त्रासदी के दौरान उत्पन्न हुई मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जिसके चपेट में आकर के 3,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इस आपदा से हुए उत्पन्न जहरीले कचरे और उसके निपटारण की प्रक्रिया, उसके डिस्पोजल की प्रोसेस के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि इस प्रोसेस के लिए हमने पीथमपुर को ही क्यों चुना है और इस कारण वहां के स्थानीय लोगों में क्या विरोध है, उनकी मांगे क्या है। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में अपने कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में हुई त्रासदी दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदियों में से इसे एक माना जाता है। यह 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में हुए अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाली एक कीटनाशक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, जिसके चलते लाखों लोग जहरीली गैस के चपेट में आ गए थे, जिनमें 3,000 से ज्यादा, ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 3,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। दोस्तों, यह एक यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक बनाने वाली एक फैक्ट्री थी जो भोपाल में स्थापित थी। 2 और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव हो जाने के कारण इसने आसपास के क्षेत्र में एक आपदा जैसी स्थिति ला करके खड़ी की, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए और हजारों लोगों की इस आपदा में मृत्यु हुई। इसी दौरान इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद जहरीले कचरे को 40 साल बाद भोपाल जिले से बाहर धार जिले के पीथमपुर में लेकर के आया गया है। इसका उद्देश्य इस जहरीले कचरे को डिस्पोजल करना है, निपटारा करना है। यहाँ पर किस प्रकार के कचरे की बात की जा रही है? यहाँ पे हम कचरे की बात करेंगे तो फैक्ट्री के कैंपस में बिखरे कचरे को करने के साथ साथ वहां की मिट्टी को भी इकट्ठा किया गया है, जो इस पूरी प्रक्रिया में प्रभावित हुई थी। साथ ही साथ फैक्ट्री में कीटनाशक रिएक्टर में बनता था और इसके अवशेष भी वहां से जमा किए गए, यानी कि जिस रिएक्टर में कीटनाशक बनता था, आपदा के दौरान जब उस रिएक्टर में मौजूद कीटनाशक रहा होगा, उसको भी यहाँ पर कलेक्ट किया गया। साथ ही साथ सेविन, जो कि एक कीटनाशक है, सेविन जो कि बना हुआ कीटनाशक था, जो उसे भी वहां से कलेक्ट किया गया है। नेफ्थॉल, नेफ्थॉल के अवशेष यहाँ से इकट्ठे किए गए। नेफ्थॉल के माध्यम से या नेफ्थॉल से ही MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, साइनेट गैस का निर्माण किया जाता था। साथ ही साथ सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड्स, मतलब ऐसे कीटनाशक जो बन रहे थे, यानी कि पूरी तरीके से नहीं बन पाए थे, प्रोसेसिंग में थे, उस सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड को भी यहाँ पे जहरीले कचरे के रूप में हमने इकट्ठा किया है और इन सभी कचरे को इकट्ठा करके भोपाल से बाहर मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में लाया गया है, ताकि इसके डिस्पोजल की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले, या इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। तो जब डेट की बात की जाएगी, दिन की बात की जाएगी, तो वही 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात्रि का समय था, जब भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसको आप UCIL बोलते हैं, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की एक कीटनाशक की कंपनी थी और कीटनाशक बनाने की कंपनी थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण एक रासायनिक आपदा घटित हुई, जिसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु और लाखों लोग इस आपदा में प्रभावित हुए। इतनी कहानी क्लियर है। और इस जहरीली गैस के कारण
तत्कालिक मौतें देखने को मिली तथा दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव लोगों में आज तक देखने को मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस घटना के कारणों के बारे में। दोस्तों, जब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारणों की जांच की गई तो वो काफी विवादित है। विवादित है किसके बीच में? कॉर्पोरेट लापरवाही या कर्मचारियों की अनदेखी के बीच में। दोस्तों, यह घटना विभिन्न विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें जानकारी देती है। कई सारी जांचें हुई जिनसे कई सारे निष्कर्ष निकाले गए और उन कारणों को जानने की कोशिश की गई जिनके कारण से इतनी भयावह, इतनी भयंकर आपदा भोपाल को और मध्य प्रदेश को बल्कि भारत को देखने को मिली। यहाँ पर हम बात करेंगे, कई सारे ऐसे कारक हैं जो कि इस आपदा के पीछे रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। सबसे पहला कारक क्या है? सबसे पहला कारक है कि जो आपका पूरी फैक्ट्री थी उसमें टैंक, जिन टैंकों में एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस को भर करके रखा जाता था, उसमें उसकी कैपेसिटी से अधिक मात्रा में एमआईसी को स्टोर करके रखा गया, जिसके कारण वह एक्चुअली एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और पानी के संपर्क में आने के कारण ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन करती है जिसमें काफी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। तो माना जाता है कि इस पाइप, जहां पर जिन टैंक्स में एमआईसी को स्टोर करके रखा गया था, उनमें किन्हीं कारणों से पानी एंटर कर गया जिसके कारण एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई और वो टैंक क्रैक कर गया। उस टैंक में मतलब वो टैंक फट गया और वहां से वो गैस धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। तो सबसे पहले कारकों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारक तो क्या था कि खराब रख रखाव वाले टैंकों में बड़ी मात्रा में एमआईसी का भंडार किया जा रहा था, जो कि अत्यधिक रिएक्टिव और वेपराइज यानी कि बाष्पशील रसायन है। हवा के कांटेक्ट में आने पर ये लिक्विड अवस्था में से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि टैंक में जब ये फिल रहता है तो ये लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये वेपराइज हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कारणों में से या प्रमुख कारणों में से एक कारण क्या था कि खराब टैंक थे और उनमें जरूरत से ज्यादा यानी कि उनकी कैपेसिटी से ज्यादा एमआईसी को स्टोर करके रखा गया। दूसरा, वित्तीय घाटे और बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण संयंत्र कम कर्मचारियों और सुरक्षा मानकों के साथ काम कर रहा था, यानी कि मेंटेनेंस कम था। कॉस्ट कटिंग के नाम पर वर्कर कम रखे हुए थे, कर्मचारी कम थे और मेंटेनेंस टाइम पर नहीं था, जिसके कारण इस आपदा को या जिसका प्रमुख कारण इस आपदा के पीछे माना गया। इसके अलावा आप देखेंगे, ये जो पूरी फैक्ट्री थी ये घनी आबादी के मध्य इसको स्थापित किया गया था और साथ ही साथ आपदा के दौरान कोई अलार्म या फिर सुरक्षा की कोई चेतावनी प्रणाली या कोई योजना, आपातकालीन योजना भी उस समय वहां पर बनाई नहीं गई थी, जिसका कारण ये निकला, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि इस आपदा के दौरान बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ गए। आपदा की रात जल की बड़ी मात्रा में एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भंडार करके, यानी कि टैंक का नाम क्या था जिस टैंक में ब्लास्ट हुआ था? 3 टैंक हुआ करते थे। एक टैंक का नाम था E610 जिसमें एक्चुअल ब्लास्ट हुआ और वहां से एमआईसी बाहर निकल के आई। ठीक है, तो कहा जाता है कि इस टैंक की कैपेसिटी थी आपकी 30 टन। ठीक है, अ, यानी कि इस पूरे टैंक में आप कितनी एमआईसी फिल कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे? 30 टन, लेकिन उसमें स्टोर करके कितनी रखी गई? 42 टन, यानी कि 12 टन ज्यादा कैपेसिटी से ज्यादा आपने मिथाइल आइसोसाइनाइड उसके अंदर स्टोर करके रखा हुआ था। और यहां से एक बात सामने आती है कि आपदा की रात एमआईसी का भंडारण टैंक में या तो जरूरत से ज्यादा था, मतलब जरूरत से ज्यादा था, और ऐसा हो सकता है संभवतः दोषपूर्ण वॉल्व, यानी कि जो उसके अंदर वॉल्व जहां से पानी एंटर किया था, वॉल्व में कोई कमी रही होगी या खराबी हुई होगी, या फिर असंतुष्ट कार्यकर्ता यानी कि जो वर्कर था, हो सकता है कि किसी कारण से फ्रस्ट्रेटेड रहा हो या उससे गलती से ह्यूमन एरर के द्वारा वो पानी वहां से एंटर हो गया उस टैंक के अंदर, या फिर जानबूझकर की गई तोड़फोड़ की वजह से उसमें प्रवेश कर गया। ठीक है, जिससे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई और वह टैंक फट गया और बड़ी मात्रा में एमआईसी गैस वातावरण में उत्सर्जित हो गई। ठीक है, तो मेन रीजन आप देखोगे यहाँ पर
टैंक में, जिस टैंक में MIC को फिल करके रखा गया था उसमें पानी एंटर किया, जिससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, प्रेशर इंक्रीज हुआ, जिसका रिएक्शन ये निकला कि वो टैंक था वो फट गया और उसमें से गैस जो है वो या मिथाइल आइसोसाइनाइड वो एटमॉस्फेयर में खुले में आया, और वो गैस में क्योंकि लिक्विड फॉर्म में था, एटमॉस्फेयर यानी कि गैस के कांटेक्ट में आने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और एयर के साथ मिक्स होकर के वो स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन वहां पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे हम बात करेंगे घटना, घटना हुई क्या थी। तो मैंने जैसा आपको बताया कि 3 टैंक हुआ करते थे। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये वाली जो इमेज देख रहे हैं, इस तरह के 3 टैंक हुआ करते थे जिनमें मिथाइल आइसोसाइनाइड साइनेट स्टोर करके रखा जाता था। याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, और ऐसे 3 टैंक थे जिनमें MIC को स्टोर किया गया था। टैंक नंबर, जो टैंक का नेम था E610 में रिसाव हुआ, और इस टैंक में 42 टन MIC था, जबकि सुरक्षा नियमों के अनुसार इसमें केवल 30 टन ही होना चाहिए था। माना जाता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात, जिस रात ये घटना हुई 2 और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि की हम बात कर रहे हैं, आखिरी घंटों में जब कर्मचारी टैंक को खोलने की कोशिश कर रहे थे, तब पानी एक साइड पाइप से टैंक के अंदर घुस गया, जिसके कारण एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, और टैंक पर या टैंक के अंदर धीरे धीरे दबाव बढ़ता चला गया, और वो टैंक बाद में फट गया, जिसके परिणाम स्वरूप गैस वायुमंडल से बाहर निकलकर, मतलब गैस उस टैंक से बाहर निकली और वायुमंडल में फैल गई, जिसके प्रभाव में आसपास के लोग आए, जिसमें लोगों की मृत्यु तक हो गई। 3,000 से ज्यादा लोगों का डेटा अभी तक सरकार हमारे पास बताती है, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके अनुसार अगर आप पूछेंगे तो इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। तो क्या इस आपदा को रोकने का कुछ उपाय नहीं था क्या? कोई प्रयास नहीं किए गए थे क्या? देखिए, इस प्रकार की आपदा को रोकने के लिए 3 प्रकार के सुरक्षा उपकरण वहां पर फैक्ट्री में या उस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में लगाए गए थे। उनमें अगर आप देखें तो एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, जो कि उस टैंक के कूलिंग के काम में आता था। मतलब अगर कभी ऐसी इंसिडेंट होने की संभावना होती थी तो टैंक को गर्म ना होने दिया जाए, तो उसके ठंडा करने के लिए एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमने तैयार किया था, वो भी काम नहीं किया। इसके अलावा एक फ्लेयर टावर था, अगर गैस बाहर निकल रही है तो उस गैस को जला करके खत्म करने की भी व्यवस्था थी। उसकी भी हाइट इस गैस के रिसाव की तुलना में काफी कम थी, और वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाया। और वेंट गैस स्क्रबर ये भी उस समय चालू नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप इस घटना ने एक भयावह रूप लिया, जिससे कई सारे लोग इस घटना में प्रभावित हुए। यहाँ पे हम बात करेंगे अब किसके बारे में, यहाँ पे हम बात करेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में। काफी ज्यादा हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भाई मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से लोगों की मृत्यु हुई है, या आखिरकार थी क्या। देखिए, मिथाइल आइसोसाइनेट जिसको आप MIC बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट एक रंगहीन अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ है। ये लिक्विड स्टेट में रहता है, जो हवा के संपर्क में आने पर जल्दी ही वाष्पित हो जाता है और वेपराइज होकर के, यानी कि वाष्पित होकर के एटमॉस्फेयर में घुल जाता है, और एयर के थ्रू लोगों के द्वारा उसे इनहेल किए जाने पर ये हमारी बॉडी में जाकर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसीज का कॉज बन जाता है। ठीक है, इस MIC का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस MIC का उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है, पॉलीयूरेथेन फॉर्म बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो रसायन है ये गर्मी के प्रति बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अत्यधिक प्रतिक्रियात्मकशील होता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे पानी के संपर्क में आने पर MIC में मौजूद यौगिक एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, जिससे उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, और गर्मी उत्पन्न होने के कारण ही उस टैंक के अंदर प्रेशर बना, प्रेशर इंक्रीज हुआ, और वो टैंक इन दी एंड लास्ट में उसमें ब्लास्ट हो गया। ठीक है, इसका आणविक सूत्र अगर आप देखेंगे तो CH3NCO, इसका आपको आणविक सूत्र देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे उसका प्रभाव क्या था। देखिए, अगर तत्कालिक प्रभाव की हम बात करें तो तत्कालिक प्रभाव में आप देखोगे अल्सर, फोटोफोबिया, श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई, पेट में दर्द, इवन लोगों की मृत्यु भी हो गई। लेकिन जब दीर्घकालिक समस्याओं की हम बात करें तो उसमें फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी आना, गर्भपात में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो गया होना, गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं में वृद्धि होना,
मतलब बहुत सारी सीखने की क्षमताओं में में कमी आ जाना। तो बहुत सारी समस्याएं इसकी दीर्घकालिक प्रभाव में आज तक हमें लोगों में देखने को मिलती हैं। तो ये जो डिजास्टर था काफी ज्यादा सीरियस था और अब तक सबसे बड़े औद्योगिक आपदाओं में से एक इसे कंसीडर किया जाता है। तो उस दौरान जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे भाई? अर्जुन सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह थे। जबकि उस समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? राजीव गांधी जी थे। 1984 में यूनियन कार्बाइड के जो मालिक थे वो थे आपके वॉरेन एंडरसन। इनको लेकर के भी, ये अमेरिकी थे और इनको लेकर के भी काफी ज्यादा विवादित स्थितियां हमको देखने को मिलती हैं कि भाई घटना के तुरंत बाद इनको रूमर्स हैं, बताया जाता है कि सरकारी मदद दी गई थी भारत से अमेरिका बाहर वापस जाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें इनके बारे में, वॉरेन एंडरसन के बारे में बताई जाती है। हालांकि अब शायद इनकी डेथ हो चुकी है अगर मैं सही हूं तो। बाकी एक बार आप इनके बारे में सर्च करना, ठीक है। इसके अलावा एमपी के जो राज्यपाल थे उस समय थे श्री के एम चांडी। भारत के राष्ट्रपति थे उस समय ज्ञानी जेल सिंह, जो कि भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो उसमें यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वाई वी चंद्रचूड़ थे। और सीजे ऑफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हम बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी के समय, वो थे आपके माननीय न्यायमूर्ति श्री जे एल ओझा। ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी उस समय पद पर मौजूद थे। इनके नाम हमको याद रखने हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, ये एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। इस बार चर्चा में रहने का प्रमुख कारण क्या है? इस बार चर्चा में रहने का प्रमुख कारण है 2004 में भोपाल के एक निवासी, उनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा आलोक प्रताप सिंह। भोपाल के निवासी आलोक प्रताप सिंह के द्वारा इस जहरीले कचरे को हटाने के लिए सबसे पहले अगस्त 2004 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। और उसके बाद इस कचरे को हटाने को लेकर के प्रक्रियाएं शुरू हुई। यहाँ आप देखेंगे इसके बाद सुनवाइयों के दौरान हाईकोर्ट ने साल 2005 में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान के लिए एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया। और इस टास्क फोर्स समिति का जो मेन उद्देश्य था वो था कि इस जहरीले कचरे का निपटारण कैसे किया जाए, इसको डिकम्पोज कैसे किया जाए, सॉरी डिस्पोजल कैसे किया जाए इसको, ये बात क्लियर है। तो इसके बाद आप देखोगे 2007 में हाईकोर्ट ने इस कचरे को जलाने के लिए अंकलेश्वर, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में, अंकलेश्वर भेजने का आदेश दिया। प्रारंभ में तो गुजरात सरकार ने एनओसी दे दी थी, लेकिन बाद में वहां के स्थानीय लोगों के विरोध के कारण गुजरात के द्वारा इस जहरीले कचरे के जलाने को लेकर के मना कर दिया गया। और बाद में ये प्रक्रिया भी टल गई। यानी कि शुरुआत में पहला जो प्रयास किया गया था गुजरात के अंकलेश्वर में इसे जलाने के लिए भेजने का हमने प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद आप देखेंगे 2010 से लेकर के 2015 तक धार जिले के पीथमपुर स्थित फैक्ट्री में कचरे को जलाने को लेकर के 7 बार परीक्षण किए गए। 7 टाइम्स उसको टेस्ट किया गया और 7th यानी कि जो लास्ट परीक्षण था उसमें पर्यावरण के मानकों को पूरा कर लिया गया। मानकों का मतलब यहाँ पर क्या है, वो स्टैंडर्ड्स पूरे किए गए, जिसके कारण डिस्पोजल से उत्पन्न हुआ कचरा या जो प्रभाव है उससे पर्यावरण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। उसके बाद इसी दौरान आप देखोगे, इसी ट्रायल रन के दौरान पीथमपुर में लगभग 10 टन कचरे को जलाया भी गया था। लगभग 10 टन कचरा जो है वो जलाया गया। 7 ट्रायल परीक्षण हो चुके थे। और ये परीक्षण जो 7 नंबर का परीक्षण था, माना जाता है कि वो पर्यावरण के सभी मानकों को उसने अपने आप में पूरा किया। इतनी कहानी क्लियर है। देन आप देखोगे 2021 में राज्य सरकार ने बची हुई 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को निपटाने के लिए निविदाएं आमंत्रित कराई। और जुलाई 2024 में पीथमपुर की एक कंपनी थी, इसे कहा जाता है पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। याद रखना, पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि जहरीले कचरे, उद्योगों से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान करती है।
तो 2024 में पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को कचरा ले जाने और इसे जलाने के लिए यानी कि इसके निपटारे के लिए उसे अधिकृत कर दिया गया। और इस प्रक्रिया के लिए लगने वाले खर्च होने वाले 126 करोड़ की लागत का बजट केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दे दिया। कितनी कहानी क्लियर है। फिर आप देखेंगे 4 दिसंबर 2024 से कहानी स्टार्ट होती है, जब हाईकोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए 4 सप्ताह के भीतर कचरे को भेजने के आदेश दिए। भोपाल से कचरे को मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में कितने हफ्ते के भीतर, 4 हफ्ते के अंदर कचरे को ले जाए जाने का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया। जिसके बाद ये प्रक्रिया तेजी से स्टार्ट की गई। 29 दिसंबर से कचरे को इकट्ठा करने का काम शुरू किया गया। 31 दिसंबर से हम बात करेंगे, ट्रक में लोडिंग स्टार्ट हुई। 1 जनवरी तक हमने सारे कचरे को 12 कंटेनर ट्रक्स में भर करके उसको रख दिया। और 1 जनवरी को हमने इस कचरे को कहाँ पहुंचा दिया, 1 जनवरी को हमने इस कचरे को पीथमपुर पहुंचा दिया। इतनी कहानी क्लियर है। तो ये पूरी कहानी थी जिसके कारण ये पूरी चर्चा में बना हुआ था। पूरा ये पूरा आपदा भोपाल गैस त्रासदी एक बार फिर से चर्चा में रही है। और याद रखना, इस पूरे मामले पर रिपोर्ट हालांकि अब तो दे दी गई है, 3 जनवरी तक ये सारी रिपोर्ट कोर्ट में पहुंचानी थी, हाई कोर्ट में देनी थी, जिसके कारण ये पूरा कचरा जो है वो अब कहाँ पहुंचा दिया गया है, पीथमपुर पहुंचा दिया गया है। अब बात ये आती है कि पीथमपुर ही क्यों। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा प्लांट है जहां पर जहरीले कचरे का, इंडस्ट्रीज के से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान किया जाता है, वो मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का धार जिला जो कि इंदौर संभाग के अंदर आता है, और पीथमपुर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर को ही क्यों चुना गया है, उसका कारण समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक और अन्य अवशिष्टों के निष्पादन के लिए, उसके डिस्पोजल के लिए धार जिले के पीथमपुर में एकमात्र प्लांट है, और यह जहरीले कचरों को सुरक्षित तरीके से डिस्पोजल करता है, उसका निष्पादन करता है। और ये प्लांट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दिशा निर्देश के मुताबिक संचालित होता है। और जैसा प्लांट पीथमपुर में है, देश में पीथमपुर जैसे 42 संयंत्र हैं। जैसे अंकलेश्वर में भी कोशिश की गई थी, लेकिन अंकलेश्वर में विरोध के कारण उस कचरे को नहीं जलाया गया। और फिर उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम इसको कहाँ जलाएंगे, जिसके ट्रायल रन कराए गए पीथमपुर में। और जब वो ट्रायल रन सक्सेसफुल हुए, पर्यावरण के मानकों पर वो खरे उतरे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि इस कचरे को हमको कहाँ जलाना पड़ेगा, हमारे मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में जलाना पड़ेगा। इसलिए पीथमपुर को डिसाइड किया गया। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर हम बात करेंगे जहरीले कचरे का निपटारा कैसे किया जाएगा। ये आपके इन्वायरमेंट के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है। भाई यहाँ पर पीथमपुर में पहुंचे जहरीले कचरे को सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा तापमान वाले इंसिनरेटर यानी कि भट्टी में जलाया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि जो आपका ठोस अपशिष्ट है, उसके निपटारे की सबसे उचित जो विधि है वो है भस्मीकरण। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है, ज्यादा तापमान वाले इंसिनरेटर जिसे भट्टी आप बोलते हैं, उसमें क्या किया जाएगा, उस कचरे को जलाया जाता है। यहाँ से कचरे को डाला जाएगा, यहाँ पे कचरे को जलाया जाएगा, और कचरे को जलाने पर जो गैसेस बाहर निकलेगी, क्या उन गैसेस को सीधे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाएगा क्या, नहीं। अगर आप उन गैसेस को एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इससे निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था की गई, यानी कि इससे निकलने वाले धुएं को कंट्रोल किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। अगर उसमें कुछ ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, तो फिर उसको ऐसे ही डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में छोड़ा नहीं जाता है। तो नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है, जो यह तय करेगी कचरे के जलने पर निकलने वाले धुएं में मौजूद खतरनाक तत्व हवा में न घुल जाए, यानी कि उसको ऐसे ही वायुमंडल में छोड़ नहीं दिया जाएगा। जलने के बाद अवशेष की भी कई परतों की जांच होगी, यानी कि जो राख बच जाती है जलने के बाद, जो अवशेष बचेंगे उनको भी कई बार जांचा जाएगा। और जब तक सभी
खतरनाक रसायन नष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक इस प्रक्रिया को दोहराया जाता रहेगा। मतलब जो बचा हुआ पार्ट है उसे फिर से जलाया जाएगा, फिर उसकी जांच होगी, और जब तक वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता है, जब तक उसमें से सभी जहरीले तत्व उसमें से समाप्त नहीं हो जाते हैं, या प्रदूषक तत्व जिसमें से खराब नहीं हो जाते। यहाँ पे प्रदूषक यानी कि पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है, जो पर्यावरण में घुल करके उसकी क्वालिटी को कम कर सकते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो आपकी वाटर हो। जब तक वो सभी तत्व समाप्त नहीं होंगे तब तक इस प्रक्रिया को लगातार दोहराया जाएगा। और जब बचा हुआ जो भाग है, यानी कि जो भाग अब नुकसान नहीं पहुंचाएगा पर्यावरण को, उसे फाइनली जमीन में गाड़ दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया समझ में आई। इसे भस्मीकरण की प्रक्रिया भी कहा जाता है, जिसमें कचरे को, ठोस अवशिष्ट को जलाया जाता है, नियंत्रित रूप से जलाया जाता है, गैसों की जांच की जाती है। अगर उन्हें ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं किया जाएगा, अगर वो प्रदूषक होंगे तो फिर उनको ट्रीटमेंट के द्वारा या उनको ट्रीटमेंट करके उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाएगा। जो अपशिष्ट बचेगा, राख बचेगी, उसको मल्टीपल टाइम्स उसका टेस्ट किया जाएगा। जब तक उसमें अवशिष्ट जहरीले पदार्थ मौजूद होंगे तब तक ये प्रक्रिया बराबर बार बार दोहराई जाती रहेगी। अंत में जब ऐसा कचरा बचेगा, ऐसी राख बचेगी जो वायुमंडल को या पर्यावरण को प्रदूषित न करे, उसको बाद में दफना दिया जाएगा। ये प्रक्रिया आपके पीथमपुर में भी अपनाई जाती है, ठीक है, जहां भस्मीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ठोस अपशिष्टों को जलाया जाता है। और जमीन के नीचे गाड़ने के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा कि राख के अंदर ही अंदर अन्य जल स्रोतों या अन्य जगहों पर रिस्कर ना पहुंचे, यानी कि जिस जमीन के अंदर जिस जगह इसको गाड़ा जाएगा वहां इस बात की भी व्यवस्था की जाएगी कहीं ऐसा ना हो कि वो ग्राउंड वाटर में जाकर के मिल जाए। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पॉलिथीन, मतलब ये गड्ढा करते हैं, पॉलिथीन लगा सकते हैं, कंक्रीट की दीवार लगा सकते हैं, या आयरन स्टील की दीवार लगा करके उसको जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाएंगी, ठीक है। इस प्रक्रिया को आप बोलते हैं भस्मीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ये कचरा वहां पर जलाया जाएगा, जो कि आपके सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब बात करते हैं स्थानीय लोगों का विरोध क्या है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के। स्थानीय लोगों का विरोध, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे स्थानीय लोगों का विरोध यह है कि इस कचरे को भोपाल से पीथमपुर लाकर जलाने की योजना का वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसके असर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, मतलब लोगों से बातचीत नहीं की गई। लोगों का ये मानना है कि इस कचरे को जलाने से इसका प्रभाव क्या होगा, लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया। ना तो उनसे बात की गई, ना उसके इसके असर के बारे में उनको बताया गया। और अगर इसको जलाने या डिस्पोजल करने से कोई समस्या, उनका ये मानना है कि अगर इसको जलाने या डिस्पोजल करने से कोई समस्या नहीं होगी तो फिर इसे भोपाल में ही क्यों नहीं डिस्पोज कर दिया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ पीथमपुर। पीथमपुर के जो स्थानीय लोग हैं और उनके बीच में उनका मानना है कि भाई अगर चलो आप कह रहे हो कि इसका कोई प्रभाव नहीं होगा तो फिर आप उसको भोपाल में ही जला दें। अब उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये प्लांट हर जगह नहीं है, पूरे भारत में केवल 42 प्लांट है, उनमें से एक मध्य प्रदेश के पीथमपुर में, इसलिए उसको वहां पर लेकर के आया गया है। उसकी टेस्टिंग, उसकी सारी रिपोर्ट्स लोगों तक शेयर करनी पड़ेगी, वहां के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको वो रिपोर्ट्स बताएं, उनसे बातचीत करें, तब ये चीजें आगे बढ़ाई जाए। इसलिए आप देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, देखने में तो ऐसा ही लगता है कि स्थानीय लोग इसीलिए उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें उनका कहना है कि भाई हम भोपाल के लोगों के खिलाफ नहीं है, या हमारी संवेदनाएं उस आपदा के खिलाफ नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि वो आपदा से हम लोग प्रभावित नहीं है या हमारे उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। बस फर्क इतना है कि भाई उस डिस्पोजल को यहाँ पे ना जलाया जाए, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन गैप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। भोपाल में हुई गैस त्रासदी के लिए हमारी संवेदना है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ ना हो, यानी कि उनको ये डर है कि जैसा भोपाल में हुआ था ऐसा ना हो कि दोबारा धार में भी हो जाए, क्योंकि औद्योगिक अपशिष्ट है, बचा हुआ कचरा आखिरकार उसी इंसिडेंट का है। तो लोगों का कंसर्न भी वही है कि भाई ऐसा ना हो कि वो आपदा जो है वो दोबारा से दोहराई जाए। लेकिन हालांकि टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, तो मुझे भी नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमें लोगों को बताना पड़ेगा, सरकार को इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। इतनी कहानी क्लियर है। तो कचरे को निपटाने के लिए अगर कोई समस्या होती है तो हम कहाँ जाएंगे, लोगों का सिंपल सा कहना है। इसी बीच आप देखोगे पीथमपुर बचाओ समिति, एक समिति है पीथमपुर बचाओ समिति, जिसने जहरीला कचरा जलाने के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर में
धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये स्थानीय लोगों का अपना मत है इस पूरी समस्या को लेकर के। सरकार का ये कहना है कि भाई ये जो औद्योगिक कचरा था, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी वो किसकी थी, वो थी आपकी नेफ्थलीन की। नेफ्थलीन बेसिकली क्या है, नेफ्थलीन के माध्यम से ही एमआईसी का निर्माण किया जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट का निर्माण किया जाता है, जिसकी वैज्ञानिकों के अनुसार जो समय सीमा है वो 25 साल तक वो एक्टिव रहता है, वो नुकसानदायक होता है, उसके बाद वो नुकसानदायक नहीं रहता है। और इस घटना को हुए 40 साल हो गए हैं, तो सरकार का कहना है कि भाई ये बहुत ज्यादा अब नुकसानदायक नहीं है। ठीक है। जबकि लोगों का वही कहना है कि भाई इसमें जानलेवा केमिकल्स हैं, और जैसी स्थिति वहां पर भोपाल में हुई थी वही स्थिति अगर दोबारा यहाँ पर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ये धार के या फिर हम बात करें पीथमपुर के लोगों का कंसर्न है। ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट स्लाइड में आपको पूरी एक टाइमलाइन यहाँ पे बताई गई है कि 1969 में यूनियन कार्बाइड कंपनी की स्थापना की गई थी। अच्छा, इसकी स्थापना का कारण भी आपका ग्रीन रेवोल्यूशन से आपको जुड़ा हुआ मिल जाएगा। हरित क्रांति के दौरान हमने रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, और उसके बाद भारत में कई जगह पर ऐसी कंपनियां स्थापित की गई जो इस प्रकार के कीटनाशक बनाती थी। उनमें से यूनियन कार्बाइड कंपनी अमेरिका की भारत में भोपाल में स्थापित की गई थी। ठीक है। तो 1969 में यूनियन कार्बाइड कंपनी ने एक कीटनाशक प्लांट लगाया था जो मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग करके, अमेरिका की एक कंपनी थी, कीटनाशक का इस्तेमाल करता था। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात ये घटना घटित हुई, जिसमें 3,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई और 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। 2004 में इस कचरे को हटाने को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई, जैसा मैंने आपको बताया था। 2005 में एक समिति की को स्टेब्लिश किया गया, की स्थापना की गई। 2007 में हाई कोर्ट ने कचरा जलाने के लिए अंकलेश्वर भेजने का आदेश दिया, लेकिन गुजरात ने एनओसी वापस ले ली विरोध के कारण। 10 से 15 के बीच में पीथमपुर में लगातार टेस्टिंग हुई। 7वां टेस्टिंग हुई जिसमें 10 टन कचरा भी जलाया गया, सक्सेसफुल रही। 21 में पीथमपुर कचरा डिस्पोज करने की फाइनल तैयारी हुई। सरकार की तरफ से 126 करोड़ का बजट 2022 में मिला। 24 में जबलपुर हाई कोर्ट ने कचरा नष्ट कर उसकी फाइनल रिपोर्ट 7 जनवरी तक मांगी थी। जैसा मैंने आपको बताया, दिसंबर की शुरुआत में 4 दिसंबर के आसपास हाई कोर्ट ने ये फटकार लगाई थी सरकार को कि भाई 4 जनवरी तक या 3 या 4 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करनी थी। और उसमें हमने देखा कि भाई 1 जनवरी में की रात में ये जो 337 मीट्रिक टन कचरा था वो भोपाल से पीथमपुर भेज दिया गया है। हालांकि स्थानीय विरोध के कारण अभी डिस्पोजल की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाई है। लोग काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिंपल सा कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे हमको सरकार और लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। लोगों को बैठ करके उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाएं, इसके प्रभाव बताए जाएं, तो चीज़ों को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में समझा। मिथाइल आइसोसाइनाइड साइनेट गैस के बारे में हमने डिस्कस किया। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। हमने बात की पीथमपुर और पीथमपुर के उस प्लांट के बारे में जहाँ पर इस ठोस औद्योगिक अपशिष्ट का निष्पादन किया जाना है, उसको डिस्पोज किया जाना, उसका डिस्पोजल किया जाना है। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।